हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद निषाद और हम लोग इस वीडियो में करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर कौन है? यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और दोस्तों इसमें टोटल 20 क्वेश्चन का कलेक्शन है। हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये 20 से आप 30 क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका होगा पूरा डिटेल विश्लेषण। तो 20 से यह 30 प्लस क्वेश्चन ही यहाँ से आपको मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है कि 92 वर्ष तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? 92 साल तक यह अलग था, उसके बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। 92 साल तक तो यह रेल बजट बिल्कुल अलग था, तो किस साल यह केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है दोस्त 2017 से 18, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह एक पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है? एक पुस्तक है। और यह किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। तो यह लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन हैं? एकमात्र भारतीय नेता कौन है, यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको कहते हैं भारत रत्न, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे कहते हैं निशान-ए-पाकिस्तान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान। तो यह इस दोनों को पाने वाले कौन है एकमात्र भारतीय नेता? यह है मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भैया। अगला प्रश्न देखिए भैया, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहा गया इसमें? मार्शल आर्ट थांगटा, एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है थांगटा। मार्शल आर्ट का नाम है थांगटा और किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये थांगटा जो मार्शल आर्ट है कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यह भारतीय राज्य से संबंधित है, किससे? मणिपुर से। मणिपुर से यह थांगटा संबंधित है। थांगटा किस भारतीय राज्य का मार्शल आर्ट है? तो क्या होगा इसका आंसर? मणिपुर। क्लियर है, तो मणिपुर यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? जो गैंडा होता है उसके सींग, मानव के बाल, और इतना ही नहीं, नाखून, खूर, नाखून हुआ, खूर हुआ, बाल हुआ, सींग हुआ, सींग, इन सभी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इन सभी के सभी में पाई जाती है दोस्त कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्त, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, कैरोटीन। ठीक है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? नाखून, बाल, खूर, इन सभी में, और सींग में भी, इन सभी में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमीनो अम्ल का, देखिए अमीनो जो अम्ल होता है यह 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मेलानिन की अगर बात करते हैं दोस्त, मेलानिन जो है एक तत्व होता है जो मानव शरीर में पाया जाता है, और यह काम क्या करता है? यह मेलानिन जो प्रोटीन होता है यह त्वचा का रंग निर्धारण करता है। त्वचा का रंग निर्धारण करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? मेलेनिन। ठीक, जिसके अंदर मेलेनिन की संख्या ज़्यादा होगा वो उसका त्वचा काला होता है। यानी जो काले लोग होते हैं उनमें मेलानिन की जो प्रोटीन है, मेलानिन जो तत्व होता है वह ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, और जो लोग गोरे होते हैं उनके अंदर कम होती है। और यह इसकी खास बात क्या है? मेलानिन की खास बात क्या है? यह करता है जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आते हैं उनसे
परावैंगनिक किरणों से यह रक्षा करता है, यानी परावैंगनिक किरणें सीधे पड़ेंगे शरीर पर तो कैंसर, त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी को कम करने का काम कौन करता है? मेलेनिन प्रोटीन करता है, जिसके अंदर ज़्यादा है त्वचा कैंसर होने की संभावना बहुत कम, और जिसके अंदर मेलेनिन जो है कम है उसके अंदर त्वचा कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो लोग काले होते हैं उनके अंदर मेलेनिन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कैरोटीन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया? पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया, यह आपसे पूछा गया है। पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया गया है बताइए। यह पारित किया गया है 1994 में। 1994 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1994 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है? किस प्रकार का जलवायु जो होता है वह चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा जलवायु कौन होती है? तो यह होती है गर्म और नम जलवायु। गर्म और नम जलवायु में चाय की बागान सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? देश के 50वें न्यायाधीश कौन हैं? यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। देश के 50वें न्यायाधीश कौन हैं? तो यह देखिए वर्तमान में यही हैं, 50वें ही वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यह हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसको वाई चंद्रचूड़ भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीपी से संबंधित है? मार्शल आर्ट है जिसका नाम है डम्बे, यह किस महाद्वीप से संबंधित रखता है? बताइए। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंध रखता है? यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। बताइए। यह रखता है संबंध किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अफ्रीका महाद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? जो महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दिया है उसका एक संकलन किया गया। संकलन मतलब समझते हैं, उसका उन शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया है। तो किसी न किसी ग्रंथ किताब में किया गया होगा इकट्ठा, तो उसी ग्रंथ या किताब को क्या कहते हैं? जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलन किया गया है, जिसमें समाहित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त उसे कहते हैं आगम सूत्र। क्या कहते हैं? आगम सूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब महावीर स्वामी की बात आया है तो महावीर स्वामी के बारे में समझते हैं। यह महावीर स्वामी जो हैं यह 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि गायत्री कुल के थे, माता का नाम त्रिशला देवी था जो कि लिच्छवी राजवंश की रहने वाली थी, और इनकी ये पत्नी थी जिनका नाम था यशोदा। पुत्री का भी नाम याद रखिएगा अनुज्जा प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम जामिल था और ये प्रथम शिष्य हुआ करते थे महावीर स्वामी के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब घर त्यागा था तो त्याग करने के बाद इन्होंने 12 साल कठिन तपस्या किए थे, और 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद जिलिम्भिक एक गांव हुआ करता था, उसी के समीप गए थे। ऋजुपालिका नदी था, उसी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस महाज्ञान की प्राप्ति घटना को कैवल्य या केवलीन कहते हैं। महावीर स्वामी को महाज्ञान की घटना को क्या कहते हैं? महावीर स्वामी को महाज्ञान की जब प्राप्ति हुआ था इस घटना को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं या कैवलीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर कहा है इस प्रश्न में, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच एक लड़ाई हुआ था, सरायघाट की लड़ाई। तो यह किस वर्ष हुआ था?
किस वर्ष यह लड़ाई हुआ था? यह हुआ था दोस्त 1671 में। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1671 में। 1671 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? जो असम में घर बनते हैं स्टिल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? क्या कारण है? संदूषण का खतरा होता है, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा होता है, या फिर भारी सूखे का खतरा होता है, या फिर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा होता है? किसका खतरा होता है? बताइए भैया, किसका खतरा होता है? तो दोस्त ये खतरा किसका होता है? बाढ़ और वन्य जीवों का, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आते हैं, वन्य जीव बहुत ज़्यादा हैं, आ जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार के घर यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग होता है? जो बल्ब होता है, बल्ब में जो विद्युत बल्ब होता है, इस प्रकार से बल्ब बनता है, कुछ इस प्रकार से बल्ब होता है भैया, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर यह बल्ब है, तो इसमें बीच में जो है एक ऐसे करके एक स्प्रिंग की तरह होता है। यही जो स्प्रिंग की तरह होता है, इस किसका बना होता है? इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। अब आप लोग कमेंट करके हमें यह बताइए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो यह है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड राज्य में स्थित हैं अखंड खंडहर। चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों होती हैं? क्या कारण है ढकी होती हैं? पश्चिमी जो घाट है, देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं घाट की कर, तो देखिए जरा समझने का प्रयास करिएगा। भारत का नक्शा यहाँ पर नीचे का हिस्सा मैं बना रहा हूँ। इसको कहते हैं पूर्वी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है और ये कौन सा घाट है? यह पूर्वी घाट होता है। ठीक, इसमें कहा है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें, ये जो ढलान है पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी होती है। यानी पश्चिमी घाट में जंगल घने होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जंगल घने होते हैं। तो वर्षा बहुत ज़्यादा होने का मतलब अधिक वर्षा होती है। ठीक, अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जंगल क्या होते हैं? बिल्कुल घने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की संविधान के आधार पर अपनाया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता लिया गया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, यूके के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? बताइए, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? देखिए, इथेनॉल जो बनाया जाता है वह सड़ा गलाकर बनाया जाता है। और कोई भी चीज़ जो सड़ा के बनाते हैं ओके क्लेवन कहते हैं। कोनो चीज़ अगर सड़ के बनता है ना ओके क्लेवन कहते हैं। जैसे आपके पहले हुआ करता था, गन्ना बहुत ज़्यादा होता था तो पहले सिरका बनाया जाता था। तो सिरका को एक गगरी में रखा जाता था, इसको धूप में रख कर खूब सड़ाया जाता था, तो यह सिरका बनता था। और यह इसी क्रिया को कहते हैं क्लेवन। जैसे जब शराब बनता है, महुआ से बनाते थे पहले, चोरी लुक्का शराब बनते थे जो घातक हुआ करता था। वो जो शराब बनाते थे तो कैसे बनाते थे? महुआ को क्या करते थे? महुआ लाते थे, उसमें उसको पानी वानी डालकर उसमें
और उस ज़मीन के अंदर खन के गाड़ते थे, कई दिनों तक सड़ाते थे और सड़ाने के बाद उससे शराब बनाते थे। उस प्रक्रिया को ही क्लेवन कहते हैं। यानी दुनिया का हर एक चीज़, कोई भी चीज़ है जो सड़ा गला कर बनाया जाता है, उसको क्लेवन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आप ब्रेड खाते हैं, रोटी ब्रेड जो पाव रोटी खाते हैं, या फिर आप देखिए जलेबी खाते हैं, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होता है। जलेबी बनाने, शुद्ध जलेबी कैसे बनेगा, उसको एक दिन पहले मैदा भिगोना पड़ता है और उसके बाद कल सुबह को उसको बनाते हैं, तब वो अच्छा जलेबी बनता है। तो वो सड़ाते हैं पहले, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्लेवन प्रक्रिया कहते हैं। तो एथेनॉल भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, क्लेवन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। एक खसरा बीमारी होती है और ये किसके कारण होती है, खसरा बीमारी किसके कारण होती है, खसरा बीमारी किसके कारण होती है, यह आपको बताना है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए किसके कारण होती है, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है। चलिए, खसरा की बीमारी भैया बताइए किसके कारण होती है। तो खसरा जो बीमारी होता है यह वायरस के कारण होती है। वायरस मतलब होता है विषाणु, विषाणु के द्वारा खसरा की बीमारी होती है। अब विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उसके कुछ ट्रिक हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एक बार फिर सुनिए, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए का मतलब होता है एड्स, डे का मतलब डेंगू, पो का मतलब है पोलियो और ई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, चे का मतलब होता है चेचक, हो का छो का मतलब होता है ना, छो का मतलब छोटी माता होता है, और गौ का मतलब होता है गलसुआ, ख का मतलब होता है खसरा, ख का मतलब क्या होता है खसरा, और ट्र का मतलब होता है ट्रेकोमा, ही का मतलब होता है हिपेटाइटिस। ठीक है, तो ये सब बीमारी का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, इसके ट्रिक हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए भैया, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, 19 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। भगोरिया हाट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, देखिए यह लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें कितनी अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था उस समय उसमें कितनी अनुसूचियाँ हुआ करती थीं। देखिए आज के समय की अगर बात करें, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद कितनी हैं, 395 अनुच्छेद हैं। 395 ये संख्यात्मक हैं, लेकिन अगर टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे तो 470 टोटल अनुच्छेद हैं। जैसे टोटल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, तो उसमें नहीं होता है एक का ए, एक का बी, एक का सी, ऐसे टोटल मिलाकर 470 अनुच्छेद हो जाएंगे। अनुसूची कितने हैं आज के समय, 12। और भाग कितने हैं आज के समय, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। लेकिन ये 22 भाग तो संख्यात्मक रूप से हो गए। टोटल भाग की बात करेंगे, टोटल भाग कितने हो जाएंगे, 25 टोटल भाग हैं। टोटल भाग कितने हैं, 25। जैसे भाग 4 का 4 है, फिर 4 का ए है, 4 का क है, इस प्रकार से टोटल मिलाकर 25 हैं। लेकिन जब संविधान को अपनाया गया था, जब संविधान अपनाया गया था उस समय अनुच्छेद, अनुसूची, भाग कितना था। तो उस समय अनुसूची की अगर बात करते हैं तो अनुसूची हुआ करती थी 8, कितना, 8 अनुसूची हुआ करता था। अनुसूची हुआ करता था 8 और अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। 300 कितने, 95 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। और भाग कितना था, तो 22 भाग हुआ करता था। ठीक, लेकिन अनुसूची पूछा है, संविधान को जब अपनाया गया उस टाइम अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।